जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रत्युष श्रीवास्तव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कुंवर से स्टडी पर। उम्मीद है साथियों आप सब एकदम ज़बरदस्त मस्त जिंदाबाद आबाद होंगे और अपनी तैयारी को अपना समय देकर उसे बेहतरीन आयाम प्रदान कर रहे होंगे। साथियों, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, सीजीएल आदि के लिए जो यह बैच चल रहा है, इसमें हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इसका पूरा लाभ उठा रहे होंगे और बिना पैसों के जो है बिना पैसे खर्च किए अपना थोड़ा सा इफर्ट लगा कर केवल आप जो है एक बेहतरीन सिलेबस को कवर करने की ओर अग्रसर होंगे। साथियों, यह सिलेबस जो हम कवर करवा रहे हैं यह आपके लिए किसी भी एग्जामिनेशन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जो है आपकी मेहनत। साथियों, बिना एक सही दिशा के, बिना सही सिलेबस के, बिना किसी एक बेहतरीन लक्ष्य साधे कोई भी लक्ष्य भेदा नहीं जा सकता है। इसलिए आपकी यह जिम्मेदारी है कि जो सिलेबस मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ उस पर आप अपना थोड़ा सा समय दीजिए, उस पर मेहनत करिए, अपने हाथों से अपने नोट्स तैयार करिए, दोहराते चलिए, समझते चलिए। और मैं वादा करता हूँ कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत हमारे साथ करने को तैयार हैं तो मैं तैयार हूँ आपको इस पार से उस पार ले जाने के लिए। साथियों, एक एक करके हम पूरे सिलेबस को, एक एक सब्जेक्ट्स को समाप्त कर देंगे। यूट्यूब के इतिहास में यह पहली बार है कि एक ऐसा बैच चल रहा है जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लेवल की जो सिलेबस यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी जा रही है, शायद वह सिलेबस प्राप्त करने के लिए आप और हम जैसे बच्चे लगभग लाख 1.5 लाख रुपए खर्च कर देते हैं और उसके बाद भी इस संसार के मायाजाल में, इस यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए चलने वाले कोचिंग संस्थानों के द्वारा फेंके गए मायाजाल में फंस कर घुसे और बिने रह जाते हैं। तो साथियों, आप बस हमारे साथ मेहनत करिए। मैं वादा करता हूँ आपका सिलेबस बहुत बेहतरीन ढंग से पूरा करने का। मैं वादा करता हूँ आपका कोई भी टॉपिक शेष नहीं रह जाएगा। इस प्रकार से मैंने आपकी सभी टॉपिक्स को तैयार किया है। हाँ, यह जो चैनल है कोई बहुत बड़ी संस्था से नहीं संबंधित है, किंतु इस पर जो मेहनत हुई है साथियों, वह शायद जो है किसी अन्य संस्था, बड़े बड़े संस्थाओं के से कंपेयर करने पर उससे कम देखने को नहीं मिलेगा। तो साथियों, आप जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी मेहनत को बेहतरीन आयाम दीजिए। उम्मीद करते हैं कल का वीडियो आप देख चुके होंगे और अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, वरना आज की क्लास में भी आपको दिक्कत आने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। साथियों, कल हम जो है सम्राट अशोक के बारे में पूरी जानकारी ले चुके थे। आज हम देखेंगे मौर्य वंश को जितने भी महत्वपूर्ण राजा शासक थे उनके बारे में हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में। साथियों, मौर्य वंश का जो प्रशासन था वह किस प्रकार से चलता था उसके बारे में आज हमें जानकारी शुरू करनी है। तो आइए शुरू करते हैं साथियों क्लास को। तो इसके अगर हम स्रोत की बात करें कि मौर्य प्रशासन के स्रोत कहाँ से हैं, कि इनके प्रशासन के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो सबसे पहला नाम आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक ऐसा स्रोत है जिसमें मौर्य वंश के बारे में हमें बहुत ही सटीक और गहरी जानकारी देखने को मिलती है, क्योंकि कौटिल्य जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के जो अमात्य थे, महामंत्री थे, उन्हीं ने अर्थशास्त्र को लिखा था। उनके दरबारी थे, इसलिए इन्होंने सही लिखा था। उसके बाद साथियों हमें दूसरा स्रोत देखने को मिलता है मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज एक विदेशी यात्री था जो कि भारत आया था दर्शन करने। इसने इंडिका जो है लिखा था भारत के बारे में। तो इससे हमें स्रोत है जो हमें इसकी जानकारी देती है। तीसरे स्रोत की बात करें साथियों तो सम्राट अशोक के अभिलेख जो हैं, जितने भी शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, गुहा लेख हैं, इन सब से जानकारी हमें देखने को उस वक्त की मिलती है। चौथा साथियों बात करें तो वाकाटक वंश के राजा रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख जो है, इससे हमें जो है जानकारी उस वक्त की मिलती है। मौर्य साम्राज्य एक केंद्रीय प्रशासन था जिसका मुखिया सम्राट था और सहायक में मंत्री या अमात्य मंत्री परिषद 26 सदस्य थे। अर्थात साथियों उस वक्त मगध का सम्राट जो था वह मुखिया था और सम्राट के अलावा जो उसके सहायक थे वे मंत्री थे, अमात्य थे और एक मंत्री परिषद हुआ करती थी और 26 अध्यक्ष जो है मिलकर प्रशासन चलाते थे। प्रांतीय प्रशासन का मुखिया कुमार या आर्यपुत्र था, यानी एक प्रांत का जो प्रशासन चलाता था उसे कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। याद रखिएगा, इन सबसे क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीएससी, पीसीएस, पीटी में देखने को मिलते हैं। मंडल यानी कमिश्नरी का जो मुखिया था उसे या तो प्रदेष्टा कहा जाता था या तो प्रादेशिक कहा जाता था।
आहार या विषय का जो मुखिया था, आहार या विषय अर्थात आप आज के ब्लॉक से ले सकते हैं, जो ब्लॉक था। इसकी बात करें तो इसका मुखिया विषयपति या स्थानिक कहा जाता था। स्थानीय जो है 800 ग्रामों का एक समूह था। 800 ग्राम यानी 800 गांवों को मिलाकर जो एक समूह था उसे स्थानीय कहा जाता था। खारवटिक, खारवटिक जो था वह 200 ग्रामों का एक समूह था, यानी 200 गांवों को मिलाकर जो समूह तैयार होता उसे खारवटिक कहा जाता था। संग्रहण देखने को मिलता है साथियों, जो कि 10 ग्रामों का समूह हुआ करता था। उसके बाद सबसे छोटी इकाई उस वक्त की थी प्रशासन की ग्राम। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी या जो है कहा करते थे। ग्राम उस वक्त की सबसे छोटी इकाई थी। 10 गांवों को मिलाकर संग्रहण बनता था और 200 जो है गांवों को मिलाकर खारवटिक बनता था। 800 गांवों को मिलाकर स्थानीय बनता था। उससे ऊपर आहार और उससे ऊपर मंडल और उससे ऊपर जो है मगध साम्राज्य हुआ करता था। तो यह साथियों प्रशासन की बटी हुई इकाई थी हमारे समक्ष। आज आगे देखते हैं साथियों। तो सबसे पहले होता था केंद्र। केंद्र राजा, केंद्रीकृत प्रशासन, सहायता जो है अर्थात जो केंद्र था, केंद्र में सर्वप्रमुख राजा हुआ करता था जिसे सम्राट कहते थे, जो कि केंद्रीय प्रशासन चलाता था। उसकी सहायता के लिए तीर्थ थे 18 और अध्यक्ष थे 26। तीर्थ साथियों किसी तीर्थ स्थल से मत लीजिएगा, यहाँ पर तीर्थ एक सरकारी पद का नाम है। जैसे अध्यक्ष जो 26 हुआ करते थे, मुख्य विभागों के 26 अध्यक्ष, वैसे ही 18 तीर्थ थे। यह मुख्य तीर्थ हुआ करते थे। प्रमुख तीर्थों की अगर हम साथियों बात करते हैं तो सबसे पहला तीर्थ का नाम आता है प्रधानमंत्री या पुरोहित, जो कि कौटिल्य थे, उसके बाद खल्लाटक थे, उसके बाद राधागुप्त। यह 3 मुख्य मौर्य वंश के प्रधानमंत्री या पुरोहितों का नाम देखने को मिलता है। दूसरा जो प्रमुख तीर्थ है साथियों उसे आटविक कहा गया, जो कि वन विभाग का अध्यक्ष था। तीसरा है साथियों समाहर्ता, समाहर्ता जो राजस्व विभाग का अध्यक्ष था। चौथा देखने को मिलता है अनंतपाल। अंतपाल जो है साथियों यह चौथा तीर्थ था, जो कि सीमावर्ती दुर्ग का अध्यक्ष हुआ करता था। उसके बाद साथियों अगला तीर्थ हमें देखने को मिलता है सन्निधाता। सन्निधाता को साध्यक्ष को कहा जाता था। उसके बाद साथियों दुर्गपाल देखने को मिलता है तीर्थ, जो कि भीतरी दुर्ग का संरक्षक था। उसके बाद साथियों प्रवेष्टा तीर्थ देखने को मिलता है। प्रवेष्टा जो था वह फौजदारी बातों को देखता था। उसके बाद कर्मांतिक जो है तीर्थ देखने को मिलता है, वह उद्योग को देखता था साथियों। उसके बाद जो तीर्थ है वह युवराज था, जो कि उत्तराधिकारी था। उसके बाद जो अंतिम तीर्थ था व्यवहारिक, व्यवहारिक अर्थात दीवानी मामलों को देखने वाला तीर्थ हुआ करता था। यह उस वक्त के प्रमुख तीर्थ थे साथियों। अब बात करते हैं उस वक्त के प्रमुख अध्यक्ष की। अध्यक्ष यानी अर्थशास्त्र से हम जो देखने को मिलता है अध्यक्षों के बारे में, उसकी जानकारी हम देखते हैं। अध्यक्षों को 1000 पर्ण यानी चांदी वेतन दिया जाता था। यह कहाँ देखने को मिलता है? कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में हमें मिलता है। अर्थशास्त्र में बताता है कि उस वक्त अध्यक्षों को 1000 पर्ण या चांदी जो है वेतन में दिया जाता था। तो बात करते हैं प्रमुख अध्यक्षों की। तो जो सबसे पहला नाम आता है पणयाध्यक्ष। पणयाध्यक्ष जो है वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। सुराध्यक्ष, सुराध्यक्ष था साथियों आबकारी विभाग का अध्यक्ष। तीसरा आता है सुनाध्यक्ष। सुनाध्यक्ष बूचड़खाना के अध्यक्ष को कहा जाता था साथियों। फिर आता है सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष जो था साथियों वह राजकीय कृषि का अध्यक्ष कहा जाता था। उसके बाद अकगाध्यक्ष। अकगाध्यक्ष जो था साथियों वह खान विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। उसके बाद आता है लोहाध्यक्ष। लोहाध्यक्ष धातु विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था। उसके बाद लक्षणाध्यक्ष जो था साथियों वह छपाई खाना अध्यक्ष कहा जाता था। छपाई खाना का जो अध्यक्ष था उसे लक्षणाध्यक्ष कहते थे। उसके बाद आता है विविताध्यक्ष। विविताध्यक्ष साथियों चारागाह के अध्यक्ष के रूप में था। उसके बाद नवाध्यक्ष आता था। नवाध्यक्ष जो था साथियों वह जहाज रानी यानी समुद्र के जहाज़ों का जो अध्यक्ष था उसे नवाध्यक्ष कहा जाता था। उसके बाद आता है पौतवाध्यक्ष साथियों। पौतवाध्यक्ष माप तौल का अध्यक्ष को कहा जाता था। उसके बाद आता है पत्तनाध्यक्ष।
पत्तनाध्यक्ष साथियों बंदरगाह के अध्यक्ष को कहा जाता था। उसके बाद साथियों आता है सुवर्णाध्यक्ष। सुवर्णाध्यक्ष पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था। पासपोर्ट उस वक्त जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि के लिए जितने भी व्यापारियों को समुद्री रास्ते से आवागमन के लिए कागज़ तैयार करना होता था सम्राट से, उसे ही उस वक्त पासपोर्ट कहा जाता था। उसका अध्यक्ष जो था साथियों उसे मुद्राध्यक्ष कहा जाता था। उसके बाद साथियों आता है सुवर्णाध्यक्ष। सुवर्णाध्यक्ष जो था, सुवर्णाध्यक्ष सोने का अध्यक्ष को कहा जाता था। सोने का अध्यक्ष जो था वह सुवर्णाध्यक्ष था, गोल्ड का। उसके बाद साथियों था एक संस्थाध्यक्ष। संस्थाओं के अध्यक्ष को संस्थाध्यक्ष कहा जाता था। यह 14 प्रमुख अध्यक्ष थे साथियों, जो कि 14 प्रमुख विभागों पर अपनी पकड़ और निगरानी बनाए हुए थे। उसके बाद साथियों हमें देखने को मिलता है, अब हम बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की। यह जो प्रशासन हमने उपरोक्त में बताया यह केंद्रीय प्रशासन था। यह जितने भी दरबारी थे यह सब केंद्र के दरबार में रहा करते थे। अब आगे साथियों हमारी बात आती है प्रांतीय प्रशासन की, जिसे चक्र भी कहा जाता है। तो प्रांतीय प्रशासन में सबसे प्रमुख हमें देखने को मिलता है मुखिया। मुखिया 2 हुआ करते थे, कुमार और आर्यपुत्र। कुमार और आर्यपुत्र जो है ये साथियों कुल प्रांत के प्रमुख हुआ करते थे। कुल प्रांत की अगर हम बात करें तो जो बटे हुए प्रांत थे, सबसे पहला नाम आता है उत्तरापथ का। उत्तरापथ जो है साथियों यह तक्षशिला की तरफ का क्षेत्र था। फिर आता है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ यानी सुवर्णगिरी या कनकगिरी का क्षेत्र। फिर आता है साथियों अवंती। अवंती जो है उज्जैनी या महिष्मती का क्षेत्र को कहा जाता था। फिर आता है पूर्वी प्रदेश। पूर्वी प्रदेश में जो है साथियों पाटलिपुत्र का क्षेत्र शामिल है। फिर है हमारा साथियों कलिंग। कलिंग जो है तोसली या धौली जो है का क्षेत्र कलिंग के अंतर्गत आता है। ये अलग अलग प्रांत बांटे गए थे। इन प्रांतों का जो मुखिया था वह कुमार और आर्यपुत्र था। इसी को जो है प्रांतीय प्रशासन के रूप में देखा गया था उस वक्त। आगे साथियों अब हम बात करते हैं मंडल प्रशासन की। अगर हम मंडल प्रशासन की बात करें तो इसके प्रमुख को प्रदेष्टा या प्रादेशिक कहा जाता था। प्रदेष्टा या प्रादेशिक शब्द से जो है मंडल प्रशासन के प्रमुख को संबोधित किया जाता था। तो उस वक्त के प्रमुख मंडल की बात करें साथियों तो सबसे पहला नाम आता है समापा मंडल। समापा मंडल जो है इसकी राजधानी हमें देखने को मिलती है तोसली। दूसरा मंडल आता है साथियों कौशाम्बी। कौशाम्बी की राजधानी हमें देखने को मिलती है पाटलिपुत्र। तीसरा मंडल देखने को मिलता है साथियों इसिला। इसिला मंडल की राजधानी इसिला ही थी साथियों। चौथा हमें मंडल देखने को मिलता है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र मंडल की राजधानी गिरनार थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, यूपीएससी स्टेट पीसीएस के पीटी एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनता है कि किस मंडल की राजधानी क्या थी और किस विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। तो इस सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ के याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को हर वर्ष मिलते हैं साथियों। एक भी साल इससे क्वेश्चन स्किप नहीं होता है, 1-2 क्वेश्चन हर साल हमें मिलते हैं। उसके बाद साथियों अब हम बात करते हैं जिला प्रशासन की। जिला स्तर के अगर हम प्रशासन की साथियों बात करें तो जिला को विषय या आहार कहा जाता था। इसके मुखिया को विषयपति या आहारपति कहा गया था। आहारपति को ही मेगस्थनीज ने एग्रानोमाई कहा है। मेगस्थनीज ने आहारपति यानी जिला के मालिक को, अध्यक्ष को एग्रानोमाई कहा है। इस चीज़ को स्टार पॉइंट करके याद कर लीजिएगा साथियों, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। यह सड़क निर्माण का प्रमुख अधिकारी था। आहारपति को ही मेगस्थनीज ने एग्रानोमाई कहा है, जो कि सड़क निर्माण का प्रमुख अधिकारी था। उसके बाद साथियों हम बात करते हैं अशोक के अभिलेखों में वर्णित अधिकारियों की। अशोक के जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं उसमें जिन अधिकारियों की साथियों बात की गई है उसकी बात करें तो अभिलेख जो था साथियों 5वें अभिलेख की अगर हम बात करें अशोक के तो उसमें अधिकारी का नाम धम्म महापात्र देखने को मिलता है, जिसका कार्य धम्म का प्रचार प्रसार करना था। धम्म यानी धर्म का प्रचार प्रसार करना था। उसके बाद साथियों तीसरे अभिलेख की बात करते हैं अगर अशोक के तो अशोक के तीसरे अभिलेख में जो है मुक्त रज्जुक प्रादेशिक प्रतिवेदक और व्रज भूमिक, यह जो है हमें देखने को अधिकारी मिलते हैं। मुक्त रज्जुक प्रादेशिक प्रतिवेदक और व्रज भूमिक यह अधिकारी हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें मुक्त का कार्य राजस्व अधिकारी का था, रज्जुक का कार्य जायदाद अधिकारी का था, प्रादेशिक का कार्य प्रदेश अधिकारी का था,
प्रतिवेदक का कार्य सूचना अधिकारी का था और व्रजभूमिक का कार्य साथियों पशुओं की देखभाल करना था। जिसमें 6वें अभिलेख में हमें प्रतिवेदक देखने को मिलता है जो कि सूचना अधिकारी का कार्य करता था। उसके बाद 12वें अभिलेख में हमें व्रजभूमिक देखने को मिलता है जो कि पशुओं की देखभाल करता था। तीसरे अभिलेख में मुक्त रज्जुक प्रादेशिक, यह 3 प्रमुख नाम देखने को मिलते हैं। 6वें अभिलेख में प्रतिवेदक देखने को मिलता है और 12वें अभिलेख में व्रजभूमिक शब्द नामक अधिकारी देखने को मिलता है। तो इस चीज़ों को याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे साथियों पूछा जाता है। तो उसके बाद साथियों अगर हम बात करते हैं उस वक्त के नगर प्रशासन की, अगर हम नगर प्रशासन की बात करें तो पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन इंडिका में है। पाटलिपुत्र जो कि मगध की राजधानी थी, उसके नगर का प्रशासन साथियों हमें मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका में बेहतरीन ढंग से देखने को मिलती है। नगर प्रमुख को नागरक कहा जाता था, यानी जो नगर का प्रमुख होता था उसे नागरक शब्द से जो है बुलाया जाता था। मेगस्थनीज ने इसे एस्टिनोमोई कहा है। एस्टिनोमोई जो है इसे मेगस्थनीज जो बुलाता था नागरक को। पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन एक परिषद देखती थी, यानी एक परिषद बनाई गई थी जो कि पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के लिए जिम्मेदार थी। कुल 6 परिषदें थी और प्रत्येक में 5 सदस्य थे, अर्थात कुल 6 परिषदें तैयार की गई और प्रत्येक परिषद में 5-5 सदस्य हुआ करते थे जो कि नगर प्रशासन के लिए जिम्मेदार थे। तो साथियों आज की क्लास को हम इतने पर ही खत्म करते हैं। कल हम देखेंगे मौर्य वंश के न्याय प्रशासन की, सैन्य प्रशासन की और अन्य बातों को हम कल जो है कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लीजिए साथियों, और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंच सके। साथियों उम्मीद है आप पुरानी वीडियोज को भी देख चुके होंगे, और अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, वरना आगे की बातें समझ में आने में आपको दिक्कत हो सकती है। और अपने नोट्स को अपने हाथ से तैयार करिए, समझते चलिए, पढ़ते चलिए, दोहराते चलिए और अपने तैयारी को बेहतरीन आयाम प्रदान करने की ओर अग्रसर रहिए। मिलते हैं साथियों कल नए वीडियो में नए उत्साह, नए ऊर्जा के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।